नंबर्स का इंपैक्ट देखें तो पेटीएम के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन बाजार का मूड माहौल अच्छा नहीं है। तो पेटीएम के शेयर में आप देखिए 3% की कमजोरी के साथ आज कारोबार की शुरुआत हुई है। 3 सवा 3% ये स्टॉक आपको नीचे कारोबार करता हुआ दिखेगा। टाटा स्टील जिसने कल 200 रुपये का लेवल पार कर लिया था, आज यहाँ पर भी आप देखिए 3% के आसपास का कट आपको नजर आएगा। एनटीपीसी ग्रीन भी आई थिंक कल बाजार बंद होने के बाद इनके भी नंबर्स आए हैं। 3.25% का कट आपको एनटीपीसी ग्रीन के स्टॉक में भी फिलहाल देखने को मिलेगा। तो सर, टाटा स्टील, एनटीपीसी ग्रीन, जिस तरह की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है, क्या ये अच्छे लेवल्स हैं एंटर करने के लिए अगर आप मीडियम या लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन काफी करेक्ट हो चुका है हायर लेवल से। नहीं, देखिए एनटीपीसी ग्रीन का जो मेजर इशू था वो आईपीओ की लिस्टिंग के टाइम ही था। अगर आप हम्म। देखो, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट हाईली वैल्यूड आईपीओ गवर्नमेंट एंटिटी के लिए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी कितना बड़ा वैल्यूएशन देखा नहीं था। ओवर सब्सक्राइब भी हो गया था, लेकिन बाद में कहाँ पैसे बनाए, वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी भी रिन्यूएबल एनर्जीज में इतनी अच्छी माहौल नहीं है। एक तो जो हम्म। एनटीपीसी ग्रीन, अगर सोलर पैनल्स की बात करें, वहाँ ओवर सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ काफी हद तक बातें चल रही कि नो डिफॉल्ट एंड ऑल दैट। और जब वो पूरा सेगमेंट अगर नेगेटिव होता है तो उनको भी इम्पैक्ट आता है। रिन्यूएबल एनर्जी में काफी हद तक गवर्नमेंट एंड से थोड़ा डिले हो रहा है पेमेंट जाने का। अगर आप देखो तो काफी सारे के वर्किंग कैपिटल साइकिल नो बढ़ चुके हैं। तो ये सब एक पुश, ये कहते हैं ना कि ये एक तरह प्रेशर लाता है। अभी देखिए, अभी ये स्टॉक का पी भी देखो, मैं 136 पे है। कोई भी आप पीएसयू को आप इस लेवल पे नहीं देखेंगे। अगर आप मुझे पूछो एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन में कौन सा अच्छा है, तो मैं एनटीपीसी पे जाऊंगा। क्योंकि एनटीपीसी का वैल्यूएशन काफी बेटर है। और मुझे पता है कि यहाँ से वो एक रिकरिंग इनकम आती जाएगी। यहाँ मुझे अभी भी ग्रीन एनर्जी में अभी उस तरह से विजिबिलिटी नहीं है, और वैल्यूएशन अभी भी उस तरह का नहीं है। सो एनटीपीसी ग्रीन अवॉइड होगा। सर, टाटा स्टील तो सर 200 पे तो मेरा ही ना होगी कि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। तो मैं तो मैं तो ना ही बोलूंगा कि इस लेवल पे तो नहीं, आप रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए ये, क्योंकि ये मेटल सेक्टर ऐसा जा रहा है ना कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो और मैं तो बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा के चलिए। इतनी इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है एंट्री करने की। मतलब जिनके पास हैं वो भी स्टॉप लॉस लगा के रखे और टाटा स्टील में नई खरीदारी ना करें, है ना? यस यस, करेक्ट। ठीक है। एक बार हिंदुस्तान कॉपर दिखाइए। कल ना सर इसमें लग गया था 20% का अपर सर्किट, और केवल इसका एक हफ्ते का चार्ट आप दिखाइए। 562 के आसपास से सर चलना शुरू हुआ। कल ये आई थिंक 762 भी चला गया था। आज आप देखेंगे ना सर, ये आपको एक हफ्ते में जरूर दिख रहा है 33-34% के आसपास का जंप है। 700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 762 वाला ये जो लास्ट में कोने में आप देख रहे हैं ना जो फॉल, ये आज का है। अब जरा आज का दिखा दीजिए चार्ट। इसको आज का कर दीजिए, एक दिन कर दीजिए। तो आज देखिए सर 8% के आसपास का फॉल है। ये जो कल का 20% का सर्किट लगा था, उसके बाद एक करेक्शन जो दुनिया भर में उथल पुथल हो रही है ना सर, कमोडिटीज में या फिर एसेट क्लासेस में, उसका इंपैक्ट सारे मेटल स्टॉक्स पे आज दिख रहा है। टाटा स्टील नीचे है कल 200 का लेवल पार करने के बाद। हिंदुस्तान कॉपर में सर अब करना क्या है? 560 से 760 है, 2 या 3 दिन में हुआ है सर केवल। अब ये जो गिरावट आई है 60 रुपये के आसपास की, ये मौका है सर या और वेट कर लें? ये धोखा है, थोड़ा और नीचे जाएगा? सर, ये तो अभी मुझे आईपीओ मार्केट लग रहा है। वो आईपीओ लिस्टिंग होती है ना, कैसा 10-20% ऊपर नीचे होता है, वैसे ये सब मेटल स्टॉक्स हो रहे हैं अभी। और वो गोल्ड और सिल्वर में भी ऐसा ही चल रहा है। तो इस ये कोई एंगल से इन्वेस्टर मार्केट नहीं है सर। ये तब ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपको ज्यादा पता होगा क्या करना है, स्टॉप लॉस और वो सब। लेकिन ये मार्केट नहीं है कि जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो बोलूंगा अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, निकल जाओ यार। थोड़ा कम कमा लोगे, 15-20% अगर भाग गया तो। लेकिन क्या है कि अगर गिरता है तो ये 30-30, 20-20% गिर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा एग्जैक्टली। हिंदुस्तान कॉपर गिरेगा, लेकिन साइकिल टर्न होने में टाइम टाइम जैसे ही आपको नहीं पता चलेगा, तब तक बड़े बड़े एफआई को पता होगा और वो ठोक के चले जाएंगे। करेक्ट। तो यू हैव टू बी यहाँ थोड़ा, अगर कम प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर प्रॉफिट में तो निकल जाओ, क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको ऊपर के साइड में 10% मिलेगा, नीचे के साइड में अगर आपको 30% खोने के, तो उस तरह से देखे सर। वैसा मुझे मतलब आप लग कह रहा रहे है हैं अभी। कि मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर में अगर पैसा बन रहा है, आप प्रॉफिट में हैं, नीचे सही लेवल पे ले लिया था, तो एक बार मुनाफा बुक करके चले जाएं। बाद में ना देखकर रिग्रेट करें, भले ऊपर चला भी जाए, एक बार बुक कर लेना चाहिए। हाँ जी, एक बार बुक कर लीजिए। अगर नीचे आ गया तो नसीब, ऊपर गया तो भाई है बहुत सारे स्टॉक, टेंशन क्यों लेना है।
चलिए ठीक है, एक बार ना सिरमा एसजीएस दिखाइए, कल इसके भी नंबर्स आए हैं सर। अभी हमने जितनी भी ये डिक्सन टेक, वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी कंपनीज के नंबर्स देखे थे, सिरमा एसजीएस के नंबर सर अच्छे आए हैं। इनका जो मुनाफा है ना वो 2 गुना हुआ है, 2 गुना से ज़्यादा, इनफैक्ट 103 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 45.5% बढ़े हैं। अबिड्डा इनका 160 करोड़ आया और मार्जिन भी 12.7% पर बढ़कर आए हैं, इंप्रूव होकर आए हैं। तो क्या सर सिरमा एसजीएस में आप पॉजिटिव हैं इस पूरे स्पेस में, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं उनमें? जी, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। आई थिंक ये जो हमने पहले भी बात की थी 1-2 हफ्ते पहले, कि मैंने बोला था कि ईएमएस सेक्टर में काफ़ी मैं पॉजिटिव, क्योंकि इन सबके वैल्यूएशन अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। उसमें डिक्सन भी एक है, सिरमा एसजीएस भी है, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक तो है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम वही था कि सबको कि मार्जिन का क्या होगा, पीएलआई स्कीम अगर रिवर्स हो जाती है क्या होगा। लेकिन दे आर वेल मैनेज कंपनीज, दे नो व्हाट टू डू। और आगे जाके अब जिस तरह से ट्रेड डील हुए, ईयू के साथ हुई है और आगे जाके यूएस के साथ होगी होपफुली, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट्स और मिलेंगे, कहीं बहुत सारी कंपनीज आएगी। और ये कुछ 5-6 शेयर्स है, केन्स ले लो, सिरमा ले लो, डिक्सन ले लो, एम्बर ले लो, उनको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का फायदा आएगा। तो आई थिंक उसको आप कैप्चर कीजिए। इसमें थोड़ा लंबा सोचे, 2 साल 3 साल का सोचे। आई थिंक ये डिसेंट रिटर्न यहाँ से देखे जाएंगे। आई एम पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन आई थिंक अभी उस लेवल पे नहीं है रिजल्ट्स। आई थिंक आगे जाके बढ़ेंगे और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी धीरे धीरे आएगा, या तो मार्जिन कॉन्सोलिडेट होगा, गिरेगा आई थिंक कम लग रहा है। सो आई और वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यूएशन सर जस्टिफाई कर रहे हैं सिरमा एसजीएस के कि आप यहाँ पे एंटर करें। क्या वैल्यूएशंस मेटल स्टॉक्स के जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं ना नाल्को का चार्ट देख रहा था, अभी रिसेंटली 431.50 तक जाके आया। ये हमारा जो डिस्कशन हुआ था प्रदीप हल्दर जी से, वो कह रहे थे कि पिक ऑफ द ईयर है उनका, 400 का पहला टारगेट है, वो तो बहुत आराम से इसने पार किया। नाल्को दिखाइए एक बार, NALCO, 431.50 तक भी हो गया। वो कह रहे थे कि 450 तक भी जाएगा। अब ये जो कल उथल पुथल मची है ना ग्लोबल मार्केट्स में, सोना चांदी में और बाकी एसेट क्लासेस में, उसका इंपैक्ट आप देखिए आज मेटल स्टॉक्स में साफ तौर पे दिख रहा है। एक दिन का चार्ट दिखाइए, केवल आज का। नाल्को दिखाइए, और नाल्को के बाद आप हिंदुस्तान कॉपर तो हम दिखा चुके हैं, हिंदुस्तान जिंक दिखाइए, आप वेदांता दिखाइए, आप HEG दिखाइए। इन स्टॉक्स को दिखाइए। टाटा स्टील की हम बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो नाल्को, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता सर कम से कम 6% और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5% की आपको कमजोरी इन स्टॉक्स में। 5.5% HEG, 5.5 से 7.5% का फॉल है HEG, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और नाल्को जैसे शेयरों में। अब सवाल ये है सर कि क्या ये घबराहट जो आज गिरावट हो रही है, घबराहट का इंडिकेशन है कि और गिर सकते हैं, या केवल एक छोटा सा पॉज है और जितना गिरे उतना खरीदे, या फिर हर गिरावट पर खरीदें? ये देखिए, ये संदीप जी, अभी ये रिजल्ट्स ओरिएंटेड स्टॉक्स नहीं, ये है ग्लोबली अंडरलाइन कमोडिटी किस तरह से मूवमेंट हो उस रिलेटेड स्टॉक्स है। ठीक है। क्योंकि अभी जैसे एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बट ऑब्वियस है नाल्को को फायदा होगा, कॉपर के बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर को फायदा होगा। तो अभी आपको यूएस और ईरान का क्या हो रहा है और वो सब लेवल पे जाना पड़ेगा, रशिया और यूक्रेन का क्या हो रहा है। तो यहाँ आउटसाइड फैक्टर्स ज्यादा काम पे आ रहे हैं और ये क्लियर कट प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक है। जैसे ही एल्यूमिनियम के प्राइस गिरेंगे ये भी गिरेगा। तो यहाँ आप उस तरह से देखिए। और यहाँ जब आपके कंट्रोल में नहीं होता ना, तब जैसे मैंने आगे भी बोला कि आप स्टॉप लॉस लगा के चले, ठीक है, बने रहिए। आपको ऐसा लगता है कि भाई लेफ्ट आउट ना हो जाए, वापस बढ़ गया तो 10-15% नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि ये मूवमेंट रिवर्स कभी भी हुई। देखिए आज छोटा रिवर्सल आया तो आप देखिए 7% 8% सभी स्टॉक गिर गए, तो उससे बचे। फंडामेंटली ऑनेस्ट बोलूं तो ये अपने पीक पे है, ये सभी स्टॉक अपने पीक पे है, आई थिंक मल्टी ईयर पीक पे है। तो उस लेवल पे बाइंग तो मैं फंडामेंटली लॉन्ग टर्म पे लिए तो ना ही बोलूंगा, लेकिन अंडरलाइन बेस प्राइसेस बढ़ रहे, मेटल प्राइसेस बढ़ रहे, उसका बेनिफिट इनको डायरेक्टली मिल रहा है। तो फिर क्या कुछ सिलेक्टिवली बाय करने का आप राय देंगे? नहीं, सिलेक्टिवली तो क्या है कि कूल ऑफ होता है अगर मेटल प्राइसेस, तो एंटर करेंगे ना। अभी जो मेटल प्राइसेस जो अभी सबके एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, वो ऑल टाइम हाइप के आसपास खड़े, तो उस लेवल पे आप ट्रेडर हो तो बात अलग है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इस लेवल, ये लेवल जस्टिफाइड नहीं है, इतना लेवल रहता नहीं है इस प्राइसेस पे। नॉर्मली वो कूल ऑफ हो जाता है। मतलब शेयर प्राइस से ज्यादा अंडरलाइन, यानी कि जो मेटल के प्राइसेस हैं उनके ऊपर ज्यादा नजर होनी चाहिए, उसके बेसिस पर आपकी रणनीति आपको तैयार करनी चाहिए। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ संदीप जी, कि वो देखिए आप कि वो अगर ऑल टाइम हाई पे है तो ये स्टॉक भागेंगे, ये वो जैसे नीचे आएंगे ये सभी स्टॉक नीचे आएंगे, क्योंकि अंडरलाइन प्राइसेस है। क्योंकि देखिए इनका जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है वो फिक्स होता है,
और थोड़े वेरिएबल कॉस्ट होता है। जैसे आपके प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे आपका मार्जिन बढ़ता है, तो उससे उनका डायरेक्टली कोरिलेशन है। ये सभी स्टॉक अभी उस लेवल पे आ चुके हैं, ना कि उनके ऑपरेशनल लेवल पे। आप होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल सर, पॉइंट वेल टेकन। एक बार सर आप दीपक फर्टिलाइजर देखिए, मेटल स्टॉक्स की बात तो हमने कर ली। दीपक फर्टिलाइजर सर कल भी गिरा था नंबर्स के बाद, आज फिर से देखिए 7-7.5% के आसपास का फॉल इसमें देखने को मिल रहा है। अब दीपक फर्टिलाइजर सर एक समय ना डार्लिंग ऑफ द मार्केट था ये। इसका जो आप चार्ट को अगर मैक्स कर लेना सर, तो ये स्टॉक सर एक समय जो मुझे दिख रहा है आई थिंक 1600 रुपये का 1800 रुपये का लेवल भी इसने छू लिया था। 1800 के आसपास के हाई से सर गिरता गिरता ये 1000 रुपये के आसपास आ गया। अभी भी कोई बाइंग का साइन या इंडिकेशन नहीं दिख रहा है सर। आपके हिसाब से 800 रुपये का फॉल इनफ हो गया या अभी भी और गिर सकता है? ये फॉलिंग नाइफ है, इससे दूर रहें। नहीं देखिए, ये फॉलिंग नाइफ है, और रीजन एक ही होता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक ऐसा ही है, दिस इज हाउ दे बिहेव। अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक बढ़ना चालू हुआ था मार्च से, और वो बढ़ा अप टू आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जून जुलाई तक बढ़ा, जब बारिश होना चालू हुई लास्ट ईयर। तो अच्छा मानसून है, मेट का वो आता है इंडिकेशन के भाई अच्छा मानसून रहेगा, ये वो करके बढ़ना चालू हुआ। और जैसे मानसून चालू होता है ना, थोड़े टाइम रहता है फिर ये गिरना चाहता है। ये टिपिकल पैटर्न मैंने काफी सारे फर्टिलाइजर स्टॉक में दिए है। अब ये अगर वैल्यूएशन देखो तो अभी 15 के पी पे आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन कहाँ रुकेगा मुझे और आपको पता नहीं है। अभी क्या है कि इसमें ये मार्च अप्रैल तक नहीं बढ़ते, फिर वापस कहीं ना कहीं ये यहाँ तक कॉन्सेंट्रेट होते, फिर वो देखते हैं कि भाई मानसून कैसे है और वो वापस बढ़ना चाहिए। तो ये साइक्लिकल मूवमेंट, और यहाँ आई थिंक ट्रेडर ज्यादा कमाएंगे जो थोड़ा 3-4 महीने का विजन लेके चले। आई थिंक बेस्ट है कि आप मे बी मार्च के आसपास लो और फिर जुलाई अगस्त तक खींचो और वापस बेचो, वैसा ही मुझे लग रहा है। ये मोस्टली फर्टिलाइजर स्टॉक ऐसे बिहेव करते, तो ये फंडामेंटली लॉन्ग टर्म बेट्स नहीं होते, ये मीडियम 6 महीने के कॉल होते हैं। तो आई थिंक मे बी फेब्रुआरी एंड तक ये कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, फिर आप सोचे 6 महीने के लिए आपको लेना है तो वहां आपको फायदा हो सकता है। ये दीपक फर्टिलाइजर के लिए या सारे ही एग्री रिलेटेड प्लेस की बात कर रहे हैं आप? 70-80% ऐसा ही मैंने देखा है कि ये ऐसे परफॉर्म होते हैं, 70-80%। मार्च में लो, अगस्त में बेचो, है ये दीपक फर्टिलाइजर और ज़्यादातर एग्री स्टॉक्स को लेकर ये रणनीति है। ये एक्सपीरियंस है, ये ओवर द ईयर्स जो बाजार में बिताए हुए कुछ साल है ना, जो समय है ना, उसका निचोड़ है ये कि ऐसे स्टॉक्स को लेकर, जैसे वो एक मॉन्टी कार्लो एक स्टॉक है, उसको आप देखेंगे तो अमूमन जब ठंड आने वाली होती है तब वो एक्टिव होते हैं। अभी हम वोल्टास ब्लू स्टार की बात कर रहे थे, डिक्सन टेक की बात कर रहे थे, जब गर्मी आने वाली होती है तब इनमें देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता है। तो ये कुछ सीजनल प्लेज हैं जिनको आपको ज़रूर इस तरह से ध्यान में रखना चाहिए। अभी आपको मॉन्टी कार्लो बिल्कुल सीज़न हो चुका है सर्दी का पूरा, तो स्टॉक में आपको किसी तरह का कोई एक्शन नहीं फिलहाल नजर आएगा। बस सर एक स्टॉक और आपसे, एक ग्रुप आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूं जो काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। सर मैं अदानी ग्रुप के रिलेटेड आपसे बात करना चाहता हूं, जिनके हेडक्वार्टर्स वाले शहर में ही आप बैठे हैं, अहमदाबाद में। तो सर अदानी ग्रुप में जिस तरह का सिनेरियो बना सर, जो करेक्शन आया, केवल एक ही खबर ये आई कि SEC की ओर से एक नया मोशन पास किया गया है US में कोर्ट में, और शायद डायरेक्टली इनको समन मिल सकता है इंडियन गवर्नमेंट को सरपास करके या फिर उनको छोड़ के, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ सर कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू SEC ने इनको समन देने की कोशिश करी लेकिन इन तक पहुंच नहीं पाए, सरकार ने मना कर दिया। अब शायद उनको साइडलाइन करके डायरेक्ट समन दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अदानी ग्रुप ने भी ये बोला कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं SEC के साथ, US की कोर्ट को बोला गया कि आप अपनी जो रूलिंग है उसको डेफर कर दें। सर ये जो पूरा मामला बन रहा है और जो गिरावट हुई है अदानी ग्रुप के शेयरों में, थोड़ा सा मामला आप समझाइए, आप किस लेंस से देख रहे हैं इसको, और ये जो गिरावट है क्या ये मौका है या फिर इनसे दूर रहना चाहिए पूरी तरह से? नहीं देखिए, SEC का जो चल रहा है ऑफ कोर्स US अपने एंड से प्रेशर कर रहा है, और ये पॉलिटिकल चीज़ है ज़्यादा कि कंपनी स्पेसिफिक कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप को समन आना, और हमें अदानी ग्रुप का तो पता ही है, तो किस तरह से अलाउ करते हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है और ये गिरता है ना, तो आपको इसमें एंटर करना चाहिए। रीज़न एक ही है कि इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ कुछ पेनल्टी लगेगी यहाँ वहाँ होगा, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ज़्यादा होता नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। आई मे बी रॉन्ग ओवर द टाइम। तो अगर ऐसे स्टॉक 15% 20% सडनली गिरते हैं तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी हो चुकी है।
और जो ये फेज में पिछले 3 साल में 2-2.5 साल में सॉरी जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेक बेचे और डेट कम किया है, दैट शोज के दे आर वेरी मच कीन अबाउट एक्सपांडिंग देयर बिजनेस और नए नए वेंचर्स हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स में भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी देखना वो आपके कंट्रोल मेरे कंट्रोल में नहीं कि एसईसी का क्या होगा, लेकिन इतना बड़ा मामला नहीं होना चाहिए आई फील। और उसके लेवल पे अगर गिरता भी है तो बाई कीजिए। आई थिंक ये अभी गिरा था और वापस रिकवर भी हो गया, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ के ही चलना चाहिए। सर वैसे आप मुझे बताइएगा कि आपकी इस पूरे स्पेस में टॉप पिक क्या है, या फिर 1 2 3 स्टॉक जो आप बोलना चाहें, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन या फिर एपी सेंटर है ना, जो कहते हैं ना केंद्र बिंदु, अगर तूफान या फिर भूचाल आता है तो एक केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु इस बार सर अदानी एंटरप्राइजेस नहीं, अदानी ग्रीन है, जिसका ये पूरा मामला है, जो रिश्वतखोरी वाली बात आप कर रहे हैं एसईसी के साथ चल रहा है। तो अदानी ग्रीन में सर एक समय ना ये 950 से 1050 1100 की एक मोटी रेंज थी, जिसके बीच में ये कारोबार कर रहा था, काफ़ी समय इसने बिताया। 1 महीना पीछे का चार्ट दिखा दीजिए अदानी ग्रीन का, तो वो वाली रेंज सर टूटी है। उस रेंज के बाद अब ये सर 850 के आसपास ज़्यादातर समय बिता रहा है। तो अदानी ग्रीन अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्ले पर या अदानी ग्रुप पर ही फॉर लॉन्ग टर्म बुलिश है, तो क्या अदानी ग्रीन बहुत अच्छा है सर इन लेवल्स के आसपास? क्योंकि सर इसका अगर हम चार्ट मैक्स करेंगे ना, तो शायद ये एक समय 4000 के आसपास भी पहुंच गया था, तो वहां से गिरता गिरता ये 850 रुपये के आसपास आया। तो वैसे कंपेयर करेंगे तो ऊपर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से देखें तो क्या ये बहुत अच्छे लेवल्स पर आ गया? देखिए इसमें एक थोड़ा मैं टाइम लूंगा बताने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर है ना एक खराब फेज से जा रहा है। आप सुजलॉन देख लो, अदानी ग्रीन देख लो, बाकी एनटीपीसी ग्रीन की भी बात करी, ये सभी स्टॉक करेक्ट हो रहे। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा थी। अगर अब आप हमने बोला प्राइस गिरे, लेकिन अभी भी आप देखो तो अदानी ग्रीन 85 के पी पे खड़ा है। अभी बात करें तो उनका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, जो पिछला क्वार्टर का रिजल्ट था वो भी अच्छा है। और उनका जो यहाँ जो पूरी सिटी जो पूरा सोलर में कन्वर्ट के वहां से वो जो आउटपुट आई थिंक खाड़वा है वो, तो वहां से जो आने वाला है वो आउटपुट बहुत बड़ा आने वाला है 1-2 साल में। प्रॉब्लम क्या है पता है संदीप जी, की ट्रांसमिशन नहीं है, यानी ओवर सप्लाई हो रहा है। अभी आप देखिए तो एक समय पे आईएक्स पे ये जो बिजली के बिल के 0 पे मिल रहा था, क्योंकि क्या हुआ है कि अभी भी हमारे वहाँ डेटा सेंटर्स बने नहीं है, सॉरी बैस बने नहीं, बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम जो होता है वो इतने बड़े नहीं हुए कि जो ये सब इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करके रखे। 1-2 साल में एक बड़ा पुश आएगा रिन्यूएबल और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आएगी। लेकिन अगर सामने बायर नहीं होगा या तो ट्रांसमिशन आपके एंड कस्टमर तक नहीं जाएगा, तो इन सबको क्या होता है कि इनको डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, और वही डिस्काउंटिंग के वजह से इनके मार्जिन को इम्पैक्ट आता है। मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा ओवर सप्लाई है। तो इस लेवल पे भी मैं इवन दो आई फील कि अगर ग्रीन एनर्जी में सबसे अच्छा अगर परफॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी करेगा तो अदानी ग्रीन करेगा, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ प्राइसिंग का इशू रहेगा, मार्जिन का इशू रहेगा। तो अभी वेट कीजिए, अभी लीजिए मत, एसएससी का मामला तो चल ही रहा है। और यहाँ भी रिन्यूएबल का भी अभी क्लियर कट आया नहीं, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि ये समर में पावर डिमांड कैसी है। पिछली बार जो डिमांड थोड़ी कर्टेल हो गई थी जल्दी बारिश के वजह से, तब से रिन्यूएबल स्टॉक गिर रहे। अगर ये समर अच्छा रहा, अभी ठंड चल रही है, अभी भी चल रही, समर अच्छा रहा तो ये सब स्टॉक में थोड़ी रिकवरी आएगी। तो थोड़े बहुत सारे एंगल है, तो थोड़ा वेट करना जरूरी है। अच्छा, आपके टॉपिक्स क्या होंगे सर थोड़ा वेट करने के बाद, या फिर ऑल टाइम फेवरेट्स आपके? मतलब मैं लेवल्स की बात नहीं कर रहा या अभी खरीदने की बात नहीं कर रहा, वैसे बिजनेस वाइज जो आपको पसंद है इनके बिजनेस में सबसे ज़्यादा पूरे ग्रुप में? इसमें आई थिंक अदानी पोर्ट एक एक सॉलिड है जो मुझे लग रहा है। दूसरा एक अदानी पावर भी है, वो भी एक स्टॉक है जो आई थिंक उसमें ज्यादा ऊपर नीचे होगा। और अदानी ट्रांसमिशन देख सकते हो, लेकिन नंबर 1 अदानी पोर्ट रहेगा। सेकंड अदानी ट्रांसमिशन, आई थिंक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात कर एनर्जी, रहा हूँ, वो आई जी थिंक जी नाम जी चेंज जी हो गया जी। है, तो वो। और थर्ड अदानी पावर होगा। 3 कंपनी आप कह रहे हो, फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस नहीं? नहीं नहीं, उसमें क्योंकि अदानी ग्रीन भी आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो एक अच्छा। को प्रॉब्लम होगी, एक को खांसी आएगी तो इनको बुखार आ जाएगा, तो ऐसी बात होती है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं ये सारे, अगर एक को भी चोट लगती है हाँ, तो फिर जाहिर सी बात है कि तो जो पेरेंट है हाँ, उनको माँ तो बाप दिक्कत टेंशन आनी में है। आ जाते हैं ना, तो वही यहाँ हो रहा है। अब भले ही उनकी दिक्कत हो ना हो, लेकिन इनके खून निकलता हुआ देख के उनकी टेंशन आ जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि 3 कंपनियां नॉर्मली सर जो ऐसा आपको। ही होता है, कहीं भी आप कोई भी ग्रुप में जाइए, हो सके तो जो कॉन्सोलिडेटेड जो ग्रुप होता है, ग्रुप कंपनी को मत बाय कीजिए, वहाँ यही प्रॉब्लम आती है हमेशा। ठीक है, परफेक्ट है। तो अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी एनर्जी,
ये आपकी खरीदारी की लिस्ट में या वॉच लिस्ट में होने चाहिए, जिन भी अच्छे लेवल्स पर जब मिले, अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये बिजनेसेस प्रॉमिसिंग है इस पूरे ग्रुप में, इनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। तो अदानी ग्रुप के शेयरों में वैल्यूएशन बहुत अच्छे हो चुके हैं, बैलेंस शीट इनकी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली हिंडनबर्ग के मामले के बाद। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर नीचे में मिलते हैं इन शेयरों पर, इन 3 शेयरों पर आप खास तौर पर फोकस करके चल सकते हैं, जो तपन सर बता रहे हैं कि इनको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। चलिए सर, अब मैं ना दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ। पहले हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं, मैं उनके सवाल ले रहा हूँ। शुभम मेहरोत्रा जी का पहला सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास सर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का शेयर है 1120 रुपये के रेट पर, 11220 का प्राइस है, क्या करना चाहिए सर? शिपिंग को लेकर ना मैं आपसे पूछने भी वाला था, शिपिंग में कुछ एक्शन बन भी रहा था, एक दो स्टॉक थे जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, जी शिपिंग अच्छा कर रहा है, इस पर मेरी नज़र गई थी, मैं पूछना भूल गया आपसे, 4.5% ये ऊपर है। सर शिपिंग पर ना ओवरऑल अपना व्यू भी बताइएगा, स्पेशली अब हम बजट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो पिछली बार एक सर मैरीटाइम फंड बनाने की बात सरकार की ओर से की गई थी, वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा भी की थी, और उसमें सरकार ने कहा था कि इसमें जो 49% जो योगदान है वो हमारी तरफ से आएगा, यानी कि सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। सर ये जो मैरीटाइम फंड है वो उसका कुछ एक्सटेंशन इस बार आ सकता है, इस बार आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर कि शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर किस तरह के ऐलान हो सकते हैं? ये 25,000 करोड़ रुपए का फंड था सर, जो पिछली बार बोला गया था सरकार की ओर से, तो इस बार शिपिंग में क्या हो सकता है, और क्या ये लॉन्ग टर्म प्ले है अगर आप बजट के हिसाब से देखें? क्योंकि सर ज़्यादातर एक्सपर्ट जिनसे हमारी बात होती है ना, वो यही कहते हैं कि जहां सरकार का फोकस होता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो शिपिंग हो, या फिर कोई भी और सेक्टर हो, वहां पर पैसा ज़रूर बनता है। पिछली बार कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स की भी बात हुई थी, उसके बाद जीएमडीसी कैसा चला वो आपने देखा ही है, एनएमडीसी में किस तरह का मूव आया। तो क्या सर ये जो बजट है इस बार, इसमें इफ़ नॉट फोकस पूरा शिपिंग पे हो, लेकिन हाँ कुछ बड़े ऐलान होने की उम्मीद आप कर रहे हैं? नहीं, मैं कर रहा हूँ कि आई थिंक आना चाहिए कुछ शिपिंग, क्योंकि एक बार इन्होंने चालू किया है गवर्नमेंट ने इस पे फोकस करना, आई थिंक वो बरकरार रह के उनके दिमाग में होता ही है ये। और ये जो हम लोग सागरमाला की जो हम लोग बात करते हैं ना, कि क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई होते हैं इंडिया का। अगर मैं एक बात करूँ वर्ल्ड ओवर लेवल पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं वो बाकी सब डेवलप, अगर हम लोग को अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे तो ये कम करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो वो कॉस्ट कब होगा? जब ये सागरमाला जैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो नदियां एक साथ होती है और वहां से हम लोग ट्रांसफर करें, तो वहां से बहुत कम है। तो वहां ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, और बाकी सब शिपिंग कंपनीज का भी। तो मैं पॉजिटिव हूँ ऑफ कोर्स नो यहाँ, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत कुछ पॉलिसी पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले साल से इनका प्रॉफिट थोड़ा ठीक ठाक है, अभी भी ये लॉस मेकिंग है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट में आ गए, लेकिन एक तरह का सेंटिमेंटल पुश आ रहा है। अगर ये प्रॉफिट में आते एक दो क्वार्टर में, तो मुझे लग रहा है कि वापस ठीक ठाक होगा। तो मैं पॉजिटिव, लेकिन एट अ लोअर लेवल थोड़ा बाय कीजिए, 10% नीचे कहीं मिलता है तो आप धीरे धीरे एसआईपी में बाय कीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और जो सागरमाला की हम लोग जो बात करें उसके हिसाब से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। सर ड्रेजिंग इनके पास 1120 रुपये का रखा हुआ है, 1120 का, क्या राय देंगे इनको आप? नहीं, और 1120 पे तो आप अभी होल्ड कीजिए, अभी होल्ड कीजिए। ठीक है, ओके। तो बजट की सर ऑलमोस्ट थीम जो है ना वो हम टच कर चुके हैं। तो बजट से रिलेटेड जो जो पिछले 5 सालों में कुछ ऐलान हुए हैं वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर चलते हुए दिख जाएंगे, और जितना हो सके सर बजट में क्या हो सकता है, क्या अनफोल्ड हो सकता है, और स्पेशली सर कल जो इकोनॉमिक सर्वे भी आया था ना उसके बाद आप क्या देखते हैं सर, क्या इंडिकेट कर रहा है इस बार का इकोनॉमिक सर्वे? शिपिंग एक सेक्टर है जो मुझे लगता है सर, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बजट में आप देखेंगे एक सर न्यूक्लियर पावर को भी टच करने की कोशिश की थी वित्त मंत्री जी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आई थिंक 9 गीगावाट के आसपास हैं सर, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है अभी 100 गीगावाट तक पहुंचने की बात की गई है वित्त मंत्री की ओर से पिछले बजट में। पिछले बार की घोषणाएं दिखाइए जरा एक बार, जो घोषणाएं थी उसमें इन्होंने बोला था कि 2047 तक, 2047 तक, 22 ईयर्स डाउन द लाइन, हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर में करना चाहते हैं। सर इस थीम को ध्यान में रखते हुए अगर इस बार इसके ऊपर कुछ चर्चा हुई, जैसा पिछली बार वित्त मंत्री जी ने टच किया था, तो न्यूक्लियर पावर से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स या कुछ ऐसी थीम्स जो आपको लगता है कि काफ़ी एक्टिव हो सकती हैं?
देखिए, न्यूक्लियर पावर रिलेटेड पहले भी बात हुई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स में इतना नहीं आया था। वो बजट ओरिएंटेड होते आके फिजल डाउन हो जाते अगर। हाँ, और रिन्यूएबल भी मैं डू एग्री कि बहुत ही फोकस होगा, क्योंकि पावर पुश एक बहुत ही बड़ा है। देखो, एआई अभी आ रहा है और काफी पावर में डिमांड भी आगे जाके बढ़ेगी। डेटाबेस सेंटर पे भी आई थिंक मुझे कुछ गवर्नमेंट अनाउंस करे वहां भी कुछ, क्योंकि और बैक टू एनर्जी सेविंग सिस्टम, क्योंकि ये जो जैसे मैंने आपको बोला कि रिन्यूएबल पावर वो सब जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना, तो ओवर सप्लाई की चांसेस होते हैं। तो उनको स्टोरेज करने के लिए भी आपको सिस्टम चाहिए, वहां भी कुछ आ सकता है। हम्म। डिफेंस डिफेंस तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मे बी बातें तो चले, जैसे आपने भी सुना कि 20% के आसपास जो 8-10% से ग्रोथ होता है, वो 20% का, और करना भी चाहिए। अभी तो बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ हो गए, बांग्लादेश भी अपनी टीम नहीं भेज रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तो है ही। तो आजू बाजू ऐसे सिनेरियो, और ट्रम्प साहब बैठे वहाँ, यहाँ तो अभी सर ऐसा हो गया ना, ट्रम्प जिस तरह से बिहेव करें वैसे, कि जिसके पास लाठी उसी की बैल। ऐसी बात है कि जो पावरफुल है, जिसके पास डिफेंस अच्छे है, वही रूल करेगा। तो उस पे गवर्नमेंट वहाँ फोकस करेगी। और रेलवे तो है एक, लेकिन रेलवे जो बजट चल रहा है आई थिंक वही उतना ही चलेगा। हम्म। बाकी सब में मुझे लग रहा है कि एक कैपिटल आउटले का 12 से 13 लाख करोड़ का आई थिंक होना चाहिए, थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इतना हिट हुआ है, तो हम्म। जो बेसिकली डोमेस्टिक में अगर कैपेक्स बढ़ाते हैं, तो जैसे कैपिटल गुड जैसे एलएनटी हो गया या हम्म। हम्म। एबीबी से काफ़ी सारे वो भी बेनिफिट में आ सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, एक सवाल सर हमें जो मिला है वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर। दिलीप कुमार जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिया मैंने, हमारे एक एक्सपर्ट के कहने पर 300 शेयर लिए हैं, कह रहे हैं मैंने 2 साल के लिए लिया है और मैं एक शेयर और लेना चाहता हूं जो 2 महीने के लिए अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। प्लीज़ सजेस्ट करें कोई अच्छा स्टॉक। सर इनको अच्छा स्टॉक तो बताइएगा बताइएगा। अब ये जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात इन्होंने करी है ना सर, ये एक पोर्ट रिलेटेड प्ले है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इनका नाम है, लेकिन इंफ्रा का एक हिस्सा पोर्ट भी है। और स्पेशली सर ये जो इंडिया ईयू ट्रेड डील हुई है या फिर एफटीए साइन जो हुआ है, उसके बेसिस पे सर क्या आपको लगता है कि जो पोर्ट्स वाली कंपनियां हैं इनमें काफ़ी अच्छा प्ले बनता हुआ दिखेगा? अब वैसे 3 कंपनियां हैं, लेकिन 2 प्रिडोमिनेंटली नाम सामने आते हैं, एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और दूसरा जो आपने नाम अभी लिया भी अदानी पोर्ट्स का। तो अदानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में से आपको कौन सा शेयर ज़्यादा बेटर लगता है, या फिर आप दोनों ही कहेंगे कि लेने चाहिए? और क्या आपको लगता है कि सर इंडिया ईयू एफटीए के बाद कुछ पोर्ट्स या फिर शिपिंग या फिर जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड जो पूरा प्ले है उसको लेकर भी इस बार कुछ आ सकता है? क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है सर उसको बहुत ज़रूरत है, स्पेशली जो इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, वो जो एक्सपोर्ट वाला पोर्शन है सर वो कहीं डाइवर्ट तो होगा, उसके लिए प्रोत्साहन तो चाहिए। आप अलग अलग देशों से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बजट में कुछ इससे रिलेटेड आ सकता है? नहीं सर जी, मैं एग्री करता हूँ आपसे, क्योंकि ये पोर्ट इंडस्ट्री ऐसी है कि वहां से 80% आपका एक्सपोर्ट वहां से जाता है। इंडिया यूयू डील जो हुआ है, मदर ऑफ ऑल हम्म। डील जो बोलते हैं, वो ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट 6 महीने 1 साल में होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब पोर्ट एक्टिविटी में बहुत बढ़ेगा। और उसमें आई डू एग्री, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा काफी अच्छी पोजीशन पे, इवन वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखें तो ये अच्छा करेक्ट भी हो चुका है। हम्म। तो हम्म। इस लेवल पे भी मैं तो बोलूंगा आप बाय कीजिए। अगर हम्म। बजट में कोई अनाउंस होगी तो शायद इसमें भी आप इम्पैक्ट देंगे, लेकिन ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कि इनका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है पोर्ट इंडस्ट्री में आना है, बहुत ही कैपिटल आउटले लगता है। और जिस तरह से अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने अपनी पकड़ जमाई है, आई थिंक कंपटीशन कम है यहाँ। तो यस, आप इस लेवल पे एंट्री कीजिए। और जैसे आपने बोला शिपिंग में भी आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि अगर आप देखें कि 60 to 70% जो शिप बिल्डिंग होती है ना, वो चाइना के एंड से आती है। इंडिया में जी। हम लोग आई थिंक 2 या 3% है। तो वहां भी जीआरएससी हो, कोचिंग शिपयार्ड या एससीआई, वैसे सब भी आई थिंक बेनिफिट में रहेंगे। तो जीआरएससी कोचिन शिपयार्ड को सर अगर किसी के पास दो चीज़ें हैं, कैपिटल और पेशेंस, क्या खरीद कर लेकर भूल जाएं? इसमें अगर आपको जाना है तो आई थिंक ये तो मैंने पोर्ट तो बोला, पोर्ट ले लीजिए, पोर्ट आई थिंक अच्छा रिटर्न देगा। इसमें आपको जाना है तो जीआरएससी एसआईपी मोड में जाइए, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो जीआरएससी शिप बिल्डिंग के हिसाब से, क्योंकि हम ग्लोबली देखेंगे केवल 2 से 3% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है, स्पेशली क्रूड का ही आप देखेंगे। तो जिस भारी मात्रा में हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ से फिनिश गुड्स बन के भी जाती हैं, चाहे वो ज्वेलरी हुआ, चाहे रिफाइंड प्रोडक्ट्स हुए या बाकी चीज़ें हुई, उस लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा शिपिंग या फिर टैंकर्स की या फिर इन जहाज़ों की ज़रूरत है।
तो हमारे यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री को या फिर शिपयार्ड इंडस्ट्री को बहुत भारी पैमाने पे ग्रो करना है। तो जीआरएसी एक प्ले है जिसको आप लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में हर गिरावट पर या फिर धीरे धीरे फेजिस में आप चाहें तो शामिल करके चल सकते हैं। एक सर कार्तिक जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर टाटा मोटर्स सीवी और पीवी के 200 शेयर हैं, दोनों के शेयर हैं सर, मैं होल्ड करूं या फिर कहीं और इन्वेस्ट करूं, यानी कि इनमें से निकल जाना चाहिए। अब सर इसका भी लिंक कहीं ना कहीं इंडिया ईयू एफटीए से है। अब बाहर की जितनी भी यूरोप की गाड़ियां हैं सर, अगर वो सस्ती हो जाएंगी तो उसमें फिर सर जेएलआर वाला पार्ट भी आता है। तो उस एंगल से अगर आप टाटा मोटर्स पीवी को एड्रेस कर सकें। देखिए, ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि वो उनका टैक्स कम हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इंडिया में इतनी बिकती नहीं है इसलिए ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो अभी इशू था वो जो साइबर क्राइम का जो इशू हुआ था, उनके साइबर अटैक हुआ था, वो आई थिंक ये क्वार्टर में कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएगा। और अभी जिस वैल्यूएशन में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल खड़े हैं, आई थिंक नीचे मुझे डाउनवर्ड कम दिख रहा है, यानी ऑलमोस्ट 10 के पी पे खड़े हैं। जबकि आप बाकी सब एमएनएम देख लो, मारुति कहाँ खड़े हैं, ऑफकोर्स इनका वॉल्यूम है नहीं। आई थिंक उनको जो 3 वीक का जो इम्पैक्ट आया था प्रोडक्शन का, वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ये रिजल्ट में आ जाएगा। तो अगर आपका 6 महीने अगर आप रुक पाओ, 6 महीने या 9 महीने, आई थिंक ये अच्छा खासा बाउंस बैक देगा इस लेवल से, क्योंकि वॉल्यूम धीरे धीरे रिकवर रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि बॉटम यहीं कहीं है, इससे ज्यादा नीचे नहीं, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा लगेगा। जबकि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करूं मैं, तो वो ऑलरेडी काफी हद तक बढ़ चुका है। तो वहां में अगर आपके पास है लंबा समय तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर भी सकते हो। लेकिन ये भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये इतना भागेगा नहीं। आई थिंक शॉर्ट टर्म में 9 महीने में, साल में, आई थिंक पैसेंजर व्हीकल में रिकवरी आएगी अच्छी खासी। तो 360 के आसपास आप कह रहे हैं कि शायद बॉटम बन गया है टाटा मोटर्स पीवी का, है? हाँ, 300 देखो, अभी 352 चले नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो यहाँ ही 10% हियर एंड देयर, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं बॉटम है, अब इससे नीचे नहीं जाएगा ये। अच्छा, ठीक है। तो इस 360 के आसपास टाटा मोटर्स पीवी दिखाइए एक बार। हाँ, ये 351, आपने सही कहा सर, इसी के आसपास 5-10% ऊपर नीचे कहीं आपको इसका जो बॉटम है वो शायद इन प्लेस नज़र आ जाएगा। तो अच्छे लेवल है सर, अभी ले लें या फिर धीरे धीरे लेने के लिए कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ले सकते हैं अभी। एग्जैक्टली इसका मैंने रिजल्ट, एक मिनट, आया नहीं है। तो वो थोड़ा रिजल्ट का एक बार वेट कर लो जरा, कैसा है थोड़ा बाय कर लीजिए, बाकी रिजल्ट के बाद बाय कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि उसमें बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आया नहीं है, आई थिंक करेक्ट। तो वो कब आ रहा है मुझे पता नहीं, तो मैं थोड़ा रिजल्ट का वेट करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है बॉटम यही कही है, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव फैक्टर इन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, टाटा मोटर्स पीवी में शायद बॉटम बन चुका है, इन लेवल्स पे आपको खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। एक सर जय किशन जी हैं, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि थोड़ा सा भावनाएं भी हैं इनकी इस सवाल में। सवाल नहीं, किसी शेयर को लेकर नहीं बोला इन्होंने, बाजार से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड, चूंकि हम चर्चा कर ही रहे हैं सर, बजट हमारे सामने है, एक दिन दूर है। हम कह रहे हैं कि हमारी वित्त मंत्री जी से हमारा वित्त मंत्री से एक सवाल है, जब हम शेयर मार्केट में भारी भरकम नुकसान से चल रहे हैं, तब भी हमसे हर ट्रांजैक्शन पर भारी भरकम एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी किस बात की वसूल की जा रही है? प्लीज़ रेज दिस इशू। तो सर ये मैं जब कार्यक्रम शुरू हुआ था, जब मैंने एफआईएस की बात की थी ना सर, एफआईएस में भी सर कल भी ये बातचीत हो रही थी कि शायद उनकी जो बिकवाली है ना सर, वो शायद सांकेतिक है, कुछ तो वो इंडिकेट कर रहे हैं अपनी बिकवाली से। कल तो हमारे साथ लोकेश जी जुड़े थे, वो कह रहे थे कि शायद दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिकवाली इसीलिए हम कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम कीजिए। तो एफआईएस तो इंडिकेट कर ही रहे विदेशी निवेशक सर, ये जो रिटेल हैं सर वो भी दुखी हैं। जाहिर सी बात है, जब नुकसान हो रहा है उसके बाद भी आपको ब्रोकरेज तो देनी है, एससीटी भी देना है, आपको बाकी जो चार्जेस हैं, एक्सचेंज के चार्जेस या फिर सेबी के जो चार्जेस लगते हैं, सारे चार्जेस आपको देने, जिसमें एसटीटी भी शामिल है। तो क्यों दें हम, जब बाजार में आपको लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों भरें आप? तो एसटीटी सर बेसिकली देखा जाए ना तो एसटीटी को अबॉलिश करने की बहुत बड़ी मांग है, हालांकि ये एम्बिशियस हो जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो नंबर है ना सर इस बार का जो बजटेड इस पूरे वित्त वर्ष का, वो 78,000 करोड़ है। सर मैं आपसे कहूंगा, आप अपने आप को वित्त मंत्री जी की जगह रख के देखिए, जिनको पता है कि मेरी बैलेंस शीट में एक साल में 78,000 करोड़ रुपए जहां से आएगा, मैं तो एकदम से उठा के उसको बाहर कर नहीं दूंगा। तो सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग या फिर रियलिटी में देखें, कितनी उम्मीद है सर कि ये एसटीटी हट जाएगा?
देखिए संदीप जी, ये तो राय मेरी भी है, और राय क्या, मेरी इच्छा तो मेरी भी है कि भाई राय नहीं है ऐसे सर, एबोलिशन। राय नहीं है सर, ये महत्वाकांक्षा है। मैं कहना मैं महत्वाकांक्षा है, कहने वो भी ऐसा कहने ही से बोल रहे हो हिचकिचा गया थोड़ा। क्योंकि ये महत्वाकांक्षा है सर हाँ, एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि नहीं, सही बोल रहे हैं। जब मैं टोटली रिलेट करता हूँ इन्होंने जो बोला है ना, क्योंकि पेन होता है ना कि भाई लॉस कर रहे हैं, एक साल से तो मार्केट ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं हाँ। है, और आप यहाँ कलेक्ट करते जा रहे हो। लेकिन हमारा देश ऐसा ही है। और अगर आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बोल रहा है ना, कि पूरे वर्ल्ड में आई थिंक हमारा हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट। जिस तरह से हम लोग जो टर्नओवर चार्जेस और जो ये सब ले रहे हैं ना, वन ऑफ द हाईएस्ट। और ये हम्म। एक बार नहीं बोला है, हर साल बोला जाता है वित्त मंत्री को। लेकिन उनको ऑफ कोर्स देखो, गलती नहीं है फार्मर्स, और उनको ज्यादा देखना है, हमको कम देखना है, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं। तो सर, माइनॉरिटी को कोई सुनता नहीं है। तो वही दिक्कत है, अभी भी हम लोग 5 से 6% ही इन्वेस्टर है जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इनको अभी भी, इनको क्या है कि ये मार्केट जिस तरह से मूवमेंट आती है, उनको देखिए, मार्केट एफएम भी क्या देखते हैं, एफएम देखते हैं, देखो मैंने 10% ये लगा दिया, कैपिटल गेन लगा दिया मैंने, स्मॉल उसका बढ़ा दिया, ये वो। लेकिन मार्केट का इम्पैक्ट आया, कुछ नहीं आया ना। लोग इन्वेस्ट कर ही रहे, लोग एसआईपी कर ही रहे। आप पिछले 30 साल से 15% का आपको मिला ये प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं सॉरी, सीएजीआर ग्रोथ मिला ही है। तो वो उस तरह से देखते हैं कि वो कब झुकेंगे, जब सही में पेन दिखे कि भाई मार्केट मूवमेंट ही बंद हो गया है, या लोगों के पैसे आए, तभी ये हिलते हैं, नहीं तो नहीं हिलते, नहीं तो बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं ये सब। बड़ी बात बोल दी सर आपने। मतलब बोला जा रहा है लेकिन सुनती नहीं है वित्त मंत्री जी। तो माननीय आदरणीय वित्त मंत्री जी, सुनिए, बाजार, लोग जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक जो हैं, उनका भी थोड़ा इलाज, उनका मर्ज जो समझिए, क्या किस स्थिति से वो गुजर रहे हैं। पिछले साल बाजार ने 10% रिटर्न दे दिया, लेकिन पोर्टफोलियो लोगों के ब्लीड कर रहे हैं। लोगों के तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी लाल निशान है। तो प्लीज़ सुनिए, प्लीज़ कुछ कीजिए सर। जब करने की बात नहीं आती है संदीप ना। जी, इसमें इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्शन हमेशा रिफ्लेक्टिव होता है। जैसे ट्रम्प ने टैरिफ लगाया तो कैसे जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया, करेक्ट। हाँ हाँ। तो वैसा होता है, वो जो ईयू की डील जो 20 साल से चल रही थी, सडनली 6 महीने में हो गई। तो जब आपत्ति आती है ना, तब होता है। अब आपदा में यहाँ अभी अफसर कोई हैं। आपत्ति है नहीं, तो क्यों करेंगे वो? हाँ, मतलब आपदा आएगी तो ही जागेंगे, तो ही कुछ होगा। आपने मतलब करेक्ट तीन करेक्ट चार शब्दों करेक्ट। में ना बड़ी बात कह दी सर। मोटी चमड़ी वाले होते हैं, इनको ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। वैसे भी सर देखा जाए ना, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना सर, हमें जब इंजेक्शन लगता है, हमें सोचते हैं यार इसको दर्द नहीं होता, कि हमें सुई चुभ हो रहा है, लेकिन वो आपके इलाज के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे ही मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इकोनॉमी का इलाज करें, लेकिन इनको सर नंबर्स दिखते हैं, और नंबर्स इनको दोनों तरफ मिलाने होते हैं, बैलेंस शीट के इधर भी उधर भी। इसीलिए मैंने कहा कि एसटीटी में 78,000 करोड़ रुपए का जो वर्कआउट करके बैठी हुई है वित्त मंत्री जी, वो कहाँ से काउंटर बैलेंस करेंगे? अगर 78,000 करोड़ रुपए यहाँ से आने वाला है, तो फिर कहीं और से तो उनको वो जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर जुटाना पड़ेगा ना। तो इसलिए इसके हटने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम नज़र आती है। लेकिन सर एक चीज़ सरकार समझ गई है, या फिर इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है, वो पिछले बजट से शुरू हो गया था। आपने सही कहा कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं हम, और ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं जो हमारे डिसीजंस हैं ना, उसमें काफ़ी हद तक उसके पीछे का कारण है, चाहे वो इंडिया ईयू एफटीए माने या फिर जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन माने। उससे पहले से सर ट्रम्प साहब जब आए थे ना, उसके थोड़े टाइम बाद ही बजट आ गया था पिछली बार का। और पिछली बार यही वाली प्लेट, इसी को रखिएगा, ये जो सर नई टैक्स रिजीम में ना जो 12 लाख तक का इनकम फ्री कर दी गई थी, 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला के अगर हम देखें, और जो टैक्स स्लैब्स थी ना, उनको भी सर रिवाइज किया गया था। तो काफ़ी हद तक रिलीफ देने की कोशिश की गई। तो हमारे सामने ये 12 लाख वाला नंबर ये है सर, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन है, हमारे सामने इंडिया ईयू एफटीए डील है। इस बार के बजट में सर आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा देने की या फिर पैसा खर्च करने की, जिसे कहते हैं ना कि कंज्यूमर कंजम्पशन की जो पावर है या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की जो कोशिश है, वो सरकार की ओर से पूरी तरह से की गई है। इस बार के बजट में क्या फोकस हो सकता है सर? क्या कंजम्पशन बढ़ाने के ऊपर, लोगों के हाथ में पैसा छोड़ने के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, या फिर कोई और ऐसी बातचीत होगी? क्योंकि पिछला बजट सर पूरा इसी के ऊपर ही दारमदार हो गया था सर। ये जो 12 लाख वाला नंबर आया था ना, इसने बाकी सब चीज़ों को दबा दिया था। सर लेकिन संदीप जी देखिए, तो वो जो 12 लाख का नंबर था, और जीएसटी रैशनलाइजेशन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। ओके, तो वो जो किया, आई थिंक काफी हद तक उन्होंने जो करना था वो कर चुके, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे कोई और चीज बची नहीं जिससे वो बहुत बड़े लेवल पे पैसे छोड़ पाए एंड कंज्यूमर तक। हाँ,
कुछ जीएसटी का एंड तक कस्टमर तक चला जाए तो उसके लिए रिलेटेड रेगुलेशन ऑल दैट। लेकिन मेरा इस बार लग रहा है कि फोकस उनका कैपेक्स की तरफ ज्यादा जाएगा और डिफेंस की तरफ ज्यादा जाएगा, जो जाना भी चाहिए जिस तरह के माहौल है। और कॉम्पनसेट करना कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेगमेंट्स है जहां जहां प्रॉब्लम आई है, उनको कैसे इंसेंटिव दे या कुछ स्कीम लाए या पीएलआई स्कीम लाए या कुछ भी, वहां आई थिंक फोकस जाए करना करेंगे वो शायद, क्योंकि वहां इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया है। तो जहां जहां कहते हैं ना इकोनॉमी में जहां टायर पंचर हुआ है वहां जाके वो करेंगे, क्योंकि एट द एंड उनको जो करना था उनके पास है, अभी सर्टिफिकेट है, उन्होंने बताया देखो तो ये सब तो मैंने करके दे दिया ना आपको, अभी क्या चाहिए आपको। तो आई थिंक वहां फोकस होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा कुछ बेनिफिट देंगे इस बार। चलिए, आप कह रहे हैं डिफेंस और केपेक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। केपेक्स पिछली बार भी बढ़ाया गया था, हालांकि जो पिछली बार का नंबर रिवाइज करके उसके ऊपर बेस छोटे से 10% या 11% बढ़ाया गया था केपेक्स, वो आप कह रहे हैं कि इस बार भी बढ़कर आ सकता है। तो डिफेंस में सर आपने एक जीआरएसी की बात करी, जो कि डिफेंस और शिपयार्ड दोनों का प्ले है। डिफेंस में अगर सर किसी को खरीदारी करनी है, पहली बात तो क्या बजट से पहले कोई खरीदारी करनी चाहिए इफ़ एट ऑल, हाँ तो कौन से स्टॉक्स हैं पूरे डिफेंस स्पेस में जो आपको काफ़ी पसंद है, भले ही वो धीरे धीरे आप खरीदारी करने की राय दें? नहीं देखो, डिफेंस में ये जो बढ़ने वाला है वो आई थिंक 2 वीक पहले से न्यूज आ गई थी, तो तब थोड़ा ऊपर नीचे हो ही गया मार्केट में स्टॉक। लेकिन ये स्टॉक जो है, अभी कोई भी डिफेंस स्टॉक ले लीजिए आप, ये जीआरएस ले लो, एचएल बीएल, किसी के पास ऑर्डर की कमी नहीं है। ऑर्डर तो सबके पास 4 साल 5 साल के। ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे होता है और किस तरह से वो कैपिटल एफिशिएंसी लाते हैं और नई कैपेसिटी कैसे लाते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड है। तो उसके वजह से मैं यहाँ नामी नाम के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उनका पास ऑर्डर है और उनका कैपेबिलिटी भी, और उन्होंने बताया जैसे बीएल देख लो या एचएल देख लो, इवन शिपयार्ड में आई थिंक जीआरएसी है, मेजागोन है। तो ये कुछ जो ना, इवन बीडीएल भी, बीडीएल में थोड़ा मुझे लग रहा है वैल्यूएशन हाई है, लेकिन जो ब्रह्मोस और जो मिसाइल और वो जब का जो सिंदूर में हुआ था उसके वजह से वो थोड़ा प्रीमियम में चला है। लेकिन अदर देन बीडीएल मैंने जो कुछ नाम दिए, आई थिंक वो आप जो प्ले है उस पे ही, जो नॉर्मल प्ले है उस पे ही खेलिए। आई थिंक ये डिसेंट रिटर्न देंगे आगे जाके। तो मतलब बजट को ध्यान में रखें ना रखें, लंबी अवधि के लिए अच्छे हैं ये। जी अच्छे है, और बजट में अगर कुछ आ गया तो इनको बेनिफिट इनको ही पहले मिलेगा। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो ये हमने डिफेंस वाले शेयरों की बातचीत कर ली। ये पूरा डिफेंस का डिस्कशन हो गया या फिर बजट का डिस्कशन हो गया कि क्या क्या हो सकता है और उसके बेसिस पर आपको किस तरह से पोजीशनिंग करनी चाहिए, बजट से पहले क्या खरीदारी करनी चाहिए, अगर हाँ तो कहाँ पर, कौन से सेक्टर्स ज़्यादा लाइमलाइट में फोकस में रह सकते हैं। एक सर बजट के बियॉन्ड सर अगर कुछ हो रहा है ना, तो वो है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया में नंबर्स सर कल आ गए थे, इनफैक्ट रिएक्शन कल आया था, परसों शाम को नंबर्स आ गए थे, जिसमें इनका जो घाटा था वो आई थिंक 20 क्वार्टर लो पर आ गया था, कई क्वार्टर के लो पर आ गया था। कल नहीं रिएक्ट किया था शेयर सर, आज इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ रहा है और 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 37 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है सर। हम कितना 45 मिनट हुए हैं अभी बाजार खुले हुए सर, 37 करोड़ शेयरों की वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। कुछ ना कुछ तो सर बड़ा इसमें चल रहा है, कोई तो बाय कर रहा है इसमें, जिस वजह से आप देखिए 11 रुपये पर ये शेयर आ गया सर। 12 रुपये 80 पैसे का रीसेंट हाई था, क्या वहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है? आपकी राय होगी सर यहाँ पे खरीदारी करने की, छोटी अवधि के लिए ही सही? छोटी अवधि के लिए ऑफ कोर्स नो, थोड़ा 12, हमें भी पता है जो कितनी बार लेवल आई थिंक 12-12.50 का डिस्कस कर चुके हैं कि उस लेवल तक जाता है और वहीं से नीचे आ जाता है, और वहीं 9-10 रुपए के पास वापस कुछ बाइंग आना चालू होते हैं। तो यस, छोटी ओके, आई थिंक उनके साथ थोड़ा संपर्क करने में दिक्कत हो रही है, तकनीकी कारण से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वोडाफोन आइडिया की बहरहाल हम बात करें तो जो तेज़ी आज बन रही है या फिर अपमूव आ रहा है, उसमें रीज़न ये है कि इनके जो सीईओ हैं उनकी ओर से कुछ कमेंट्स आए हैं कि ये 45,000 करोड़ रुपए का केपेक्स करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं अपनी क्षमता को आगे और बढ़ाने के लिए, नेटवर्क में सुधार करने के लिए और कंपनी के टर्न अराउंड के लिए। और स्पेशली अब यहाँ से कोई इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं होगा, यानी कि शेयरों को बेचकर पैसा जुटाने की इनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं है। अब जो एजीआर का रिलीफ इनको मिला है उसके बाद ये बैंकों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ से 25,000 करोड़ रुपये रेस करना चाहते हैं और 10,000 करोड़ रुपये कुछ और भी सोर्सेस हैं जहाँ से ये रेस करना चाहते हैं। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ सॉरी, तो वोडाफोन आइडिया में यही है कि कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा लॉस कम हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, आई डू एग्री विथ यू, आप 12 रुपए तक खेलिए, स्टॉप लॉस लगा के चलिए, 10
9.5 या 10 रुपए का, और खेलिए, लेकिन स्टिफ स्टॉप लॉस के बिना मत करिएगा। लॉन्ग टर्म अभी भी क्लियर कट नो है, कुछ ज्यादा फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे 12 रुपए का आपका टारगेट आता है प्लीज निकल जाइए। मुझे अभी भी लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे सर। मैं ना सवाल उस तरह से ले रहा हूँ ज़्यादातर कि हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं या फिर जो सवाल वो पूछना चाहते हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ सर। एक है L&T टेक, दूसरा है ACC, तीसरा है इसमें आप वन सोर्स स्पेशलिटी जो कि 3 दिन से गिर रहा है नंबर्स के बाद से, और चौथा स्टॉक इसमें आप चाहें तो इसमें रेनबो चिल्ड्रंस के नाम का शेयर है सर, इसको जोड़िए। ये सारे वो शेयर हैं सर जो 52 वीक लोज पर हैं। L&T टेक, ACC, वन सोर्स स्पेशलिटी और रेनबो चिल्ड्रंस, आप चाहें तो सेंचुरी टेक्सटाइल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं ये सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये इन गिरे हुए शेयरों में या फिर जो ये पिटे हुए शेयर हैं, इनमें से किसी में भी फोकस करना चाहिए या फिर वीकनेस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना है? नहीं देखिए, एक स्टॉक जो एसीसी बोले, एसीसी आई थिंक इफ यू आर एसीसी की बात करें तो एसीसी एक हाँ अच्छा जी। मुझे कंपैरेटिवली लग रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा मीडियम टर्म में आई थिंक वहाँ एक रिकवरी आ सकती है। बाकी सब स्टॉक में मैं इतना पॉजिटिव हूँ, जितने भी आपने स्टॉक बोले। रेनबो चिल्ड्रन में भी क्या हुआ है, ओवरऑल एक ही सेगमेंट में जा रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी में इशू है। और लास्ट क्वार्टर का भी मैं अगर देखूँ तो रिजल्ट ठीक था, लेकिन ये एक स्टॉक अगर आपको 5% नीचे मिलता है यहाँ से, ये अभी 1149 है, तो मे बी अराउंड 1080 के आसपास मिलता है, तो इसमें आप एंटर कर सकते हो। बाकी 3 स्टॉक्स में मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ।